नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष आपके अपने YouTube चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त एवं मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम आप सभी के समक्ष समास का चैप्टर जो लेके चल रहे हैं उसी में आगे देखते हैं। जो हमने पढ़े थे तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या होते थे? तत्पुरुष समास के ही दो भेद माने जाते थे। वैसे टोटल समास की संख्या जो मानी जाती है वो 6 मानी जाती है ना। और क्या नाम, और अगर ये पूछा जाए कि 6 होते, प्रधानता के आधार पर समास के भेद कितने होते हैं? तो वो होते हैं 4। प्रधानता के आधार पर 4 होते हैं, ठीक है। प्रधानता के आधार पर कितने होते हैं? वो होते हैं 4। तो तत्पुरुष समास के ही भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? तत्पुरुष समास के ही जो 2 रूप माने जाते हैं वो माने जाते हैं द्विगु समास और कर्मधारय समास। द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो इसलिए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं तत्पुरुष समास, सबसे पहले हेडिंग ही डालते हैं तत्पुरुष समास। और अब जानते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। उसके बाद द्विगु समास भी पढ़ा देंगे, कर्मधारय, अव्ययी भाव और बहुब्री, द्वंद्व, यानी कि टोटल सारे समास इसी में फिर आगे की क्लासों में टोटल होते रहेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अपने तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो देखो, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। देखो, इसकी डेफिनेशन, इसकी हेडिंग लिख लो कि जिस समास का अंतिम पद यानी कि अंतिम पद का मतलब कौन सा? उत्तर पद, यानी कि उत्तर पद जिसका उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद कैसा हो? वो गौड़ हो। पूर्व पद गौड़ हो। पूर्व पद कैसा हो? पूर्व पद वहां पे गौड़ हो। तो और एक चीज और हमेशा कि और इनके बीच कारक चिन्हों का लोप हो। कारक चिन्हों का लोप हो। तो वहां पे कौन सा समास होगा? वहां पे तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास होगा। वहां पे कौन सा समास होगा? वहां पे तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। अब देख लो कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। देखो, तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं, यानी तत्पुरुष समास कितने प्रकार से बन सकता है। तो तत्पुरुष समास जो है वो मुख्यतः 6 प्रकार से बन सकता है। 6 प्रकार से बन सकता है। 6 प्रकार से बन सकता है। तत्पुरुष समास जो है वो कितने प्रकार से बन सकता है? वो 6 प्रकार से बन सकता है। कौन कौन से 6 प्रकार होंगे? अब देख लो, यानी कि पहले नंबर हेडिंग डाल लो कर्म तत्पुरुष। हेडिंग डाल लो कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। अब देख लो, कर्म तत्पुरुष समास यानी कि कर्म जो कि विभक्तियां हमने पढ़ी हैं, यानी कि जो कारक चिन्ह होते हैं ना, कारक चिन्ह जो होते हैं जो वो हमने पढ़े हैं। तो कर्म क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, होता है ना, कर्म को। तो कर्म की विभक्ति क्या होती है? कर्म की विभक्ति होती है को। कर्म की विभक्ति क्या होती है? कर्म की विभक्ति होती है को। कर्म की विभक्ति क्या होती है? वो होती है को। और यानी कि क्या होता है? को का लोप हो जाता है। को का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है। को का लोप हो जाता है। जैसे कि उदाहरण देख लो। उदाहरण क्या कहते हैं? उदाहरण जैसे लिखा है राजपुत्र। देखो, राजपुत्र का मतलब क्या होता है? अब यहां पे क्या लिखेंगे? राजा का पुत्र, तभी तो राजपुत्र होगा ना, राजा का पुत्र। देखो, इस चीज का यानी कि जो ये है ना विभक्ति, यही तो लोप हो जा रही है ना। यही कारक विभक्ति तो लोप हो जा रही, तभी तो ये बनना ना। तो ऐसे समास को क्या कहते हैं? ऐसे समास को कहते हैं कर्म तत्पुरुष समास या कर्म कारक तत्पुरुष समास से बोलते हैं। दूसरा उदाहरण देख लो। दूसरा उदाहरण क्या बोलेंगे? दूसरा उदाहरण जैसे देख लो नेत्रहीन। जैसे लिख लो नेत्रहीन। ठीक। अब इसका ये क्या बनेगा? ये बनेगा नेत्र से हीन।
ये क्या बनेगा, ये बनेगा नेत्र से हीन। ठीक है, अब आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसी में दूसरी हेडिंग डाल लो, दूसरी हेडिंग डाल लो इसी में, करण तत्पुरुष। दूसरी हेडिंग डाल लो इसी में, करण तत्पुरुष, यानी कि करण तत्पुरुष समास। देखो करण तत्पुरुष समास जो होता है, यानी कि करण जो वो होता है ना, करण कारक जो होता है उसकी विभक्ति कौन सी होती है, तो देखो उसकी विभक्ति क्या होती है, उसकी विभक्ति होती है से या के द्वारा, से या के द्वारा, से या के द्वारा, से या के द्वारा। ठीक है, से या के द्वारा। तो अब यानी किसी चीज का लोप हो जाता है, इसी चीज का क्या होता है, इसी चीज का लोप हो जाता है। जैसे जैसे कि देख लो, जैसे लिखा है ईश्वर दत्त, जैसे लिख लो ईश्वर दत्त, ईश्वर दत्त, जैसे लिख लो ईश्वर दत्त। ठीक, और लिख लो जैसे वाग युद्ध, जैसे लिख लो यहाँ पे वाग युद्ध, जहां पे लिख लो तुलसी कृत, तुलसी कृत। ठीक, तुलसी कृत। अब देख लो, अब ये लिखा है ईश्वर दत्त, ईश्वर दत्त लिखा है ना, तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, ईश्वर द्वारा, ईश्वर द्वारा दिया हुआ, ईश्वर द्वारा दिया हुआ। और वाग युद्ध का मतलब क्या होता है, देखो वाग युद्ध का मतलब क्या होता है, वाक यानी कि वाक से युद्ध, वाक से युद्ध। अब लिखा है जैसे तुलसी कृत, लिखा है तुलसी कृत, तो यहां पे क्या होगा, तुलसी द्वारा, तुलसी द्वारा कृत। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लो, अब इसी में नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, अब इसी में नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। कौन सी हेडिंग डालेंगे, यहां पे हेडिंग डालेंगे संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष यहां पे हेडिंग डाल देंगे। तो देखो संप्रदान जो होता है वहां पे क्या होता है, उसकी विभक्ति क्या होती है, वो होती है के लिए, के लिए विभक्ति क्या होती है, के लिए। और देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि संप्रदान जहां पे जैसे लिखा है संप्रदान, तो संप्रदान का अर्थ क्या होता है, देखो जैसे कि एक साधारण भाषा में समझ लो कि संप्रदान का मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज है, यानी कि जैसे कोई गरीबों को दान दे दिया, ठीक, गरीबों को दान दे दिया, या यानी कि लिखा हो कि राजा ने नौकर को वस्त्र दिए, ठीक है, जैसे लिखा हो राजा ने नौकर को वस्त्र दिए, रानी ने बहुत उपहार लुटाया। ठीक, एक चीज हमेशा याद रखना कि जैसे दान दिया, यानी कि जैसे देख लो, जैसे बोल दो कि क्या नाम, घर में जैसे माता जी ने भिखारी को भिक्षा दी, माता जी ने भिखारी को भिक्षा दी। तो एक चीज हमेशा याद रखना, यानी कि तुम कभी संप्रदान नहीं भूलोगे, संप्रदान नहीं भूलोगे। वहां पे सिस्टम एक ही होता है कि संप्रदान का मतलब ये होता है कि जो एक बार जैसे हमने दे दिया, जैसे हमने गरीब को हमने वस्त्र दे दिया, क्या हम ये अपेक्षा करेंगे कि गरीब मुझे यही वस्त्र दे आके, अपेक्षा करेंगे? नहीं ना, नहीं करेंगे, क्योंकि वो बेचारा गरीब है तभी तो हमने दे दिया ना, तभी तो हमने दे दिया। ठीक, और अगर भिखारी को आपने भोजन दे दिया, भिखारी को भोजन दे दिया, क्या भिखारी हम लोगों को लौट के वापस देगा आके? वो सिर्फ यही तो कह देगा, भगवान आप बहुत ही अच्छे रहो, बहुत ही स्वस्थ रहो, मस्त रहो, यही तो बोल देगा ना, खाना तो वापस देने आएगा नहीं। और जैसे राजा ने वस्त्र दिए दान में, राजा ने वस्त्र लुटाए दान में, ठीक, अब अगर उसने ये बोल दिया तो ये बताओ राजा को वापस तुम कोई वो अगर वस्त्र है वो वापस दोगे जाके? नहीं दोगे ना जाके। तो बस यही चीज है कि कोई उपहार, दान, भेंट, जहां पे ये शब्द आए ना, तो वहां पे हमेशा क्या होता है, वहां पे संप्रदान होता है, वहां पे हमेशा संप्रदान होता है। ये अपने जब कारक पढ़ाए जाएंगे ना, जब कारक पढ़ाए जाएंगे उसमें हम विधिवत समझा देंगे आपको कि क्या नाम कहाँ क्या कैसा होता है। लेकिन यहाँ पे इतना अभी से हम बता दें तो जब हम वो क्लास लेंगे तो आपको बिल्कुल ये वो नहीं होगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ अजीब तो नहीं पढ़ रहे, इसलिए सभी को एक ना एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ाते चल रहे हैं। ठीक है, तो अब देख लो यहाँ पे लिखा है संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक, अब इसकी विभक्ति जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, वो होता है के लिए। विभक्ति चिन्ह क्या होता है, के लिए। अब जैसे देखो लिखा है भूत बलि, जैसे लिखा है भूत बलि,
देखो भूत बलि लिखा है, और देखो जैसे लिखा है, जैसे लिखा है हथकड़ी, हथकड़ी, ठीक, हथकड़ी लिखा है, और जैसे लिखा है बलि पशु, बलि पशु, बलि पशु। देखो भूत बलि का मतलब क्या होता कि भूत के लिए, भूत के लिए बलि, भूत के लिए बलि, यही तो होगा ना इसका आंसर। ठीक, अब क्या होगा, जैसे लिखा हथकड़ी, तो ये क्या होगा, हाथ के लिए, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। अब बलि पशु लिखा है, क्या होगा इसका, बलि के लिए पशु। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, और नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है अपादान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, वो है अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, अपादान, और अपादान की जो कारक विभक्ति होती है वो क्या होती है, से अलगाव, यानी कि कोई चीज होगी उसे दूर करना। कोई चीज है जैसे कि दूर हो रही हो, यानी कि अलगाव का मतलब क्या होता है, कोई चीज हम लोगों से बिछड़ रही हो या कोई चीज हमसे अलग हो रही हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अलगाव। यानी कि अपादान का मतलब क्या होगा, अपादान का मतलब यही होगा कि कोई चीज किसी से दूर हो, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम अपादान बोलते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं अपादान तत्पुरुष समास के बारे में जान लेते हैं। देखो इसकी इसकी जैसे अब देख लो, ये तो समझ गए आप, ये तो समझ गए। सीधा आते हैं उदाहरण पे, सीधा आते हैं उदाहरण पे। अब देखो उदाहरण देखते हैं, इसके उदाहरण क्या होंगे, इसके उदाहरण होंगे जैसे लिख लो दूरागत, दूरागत, ठीक, जैसे लिख लो दूरागत, और क्या होगा जैसे लिख लो जन्मांध, जन्मांध, ठीक, जन्मांध, और इसमें लिख लो, और इसमें लिख लो धर्म भ्रष्ट, जैसे लिख लो धर्म भ्रष्ट। अब देखो दूरागत है, जैसे लिखा है दूरागत, तो ये क्या होगा, इसका होगा दूर से आगत, दूर से आगत, इसका हो जाएगा दूर से आगत, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जन्म से, जन्म से अंधा, इसका क्या हो जाएगा, जन्म से अंधा, और ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा धर्म से भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा धर्म से भ्रष्ट। आशा करते हैं आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देख लो, आप डाल लो यहीं पे नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग अब यहाँ पे डाल लो। देखो समय नहीं ले रहे क्योंकि और भी आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, इसलिए समय ना लेते हुए बहुत शॉर्ट में हम लोग कर रहे हैं, इसलिए जितना भी शॉर्ट हो सकता है हम उतना शॉर्ट कर दे रहे हैं। और फिर बाद में एक बार ऐसा होगा कि एक बार हम इनकी जब ये हो जाएगा ना टोटल, एक बार हम ऐसा करेंगे टोटल इनकी शॉर्ट जो होंगे ना, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक होगी ना, वो हम आपको एक बार प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो अब आते हैं अपादान, देखो हो गया। अब आते हैं सीधे संबंध तत्पुरुष। देखो यहाँ पे अब हेडिंग डाल लो संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। देखो संबंध तत्पुरुष जो होता है, संबंध तत्पुरुष, और संबंध की जो विभक्ति चिन्ह होती है वो क्या होती है, वो होती है का, की, के और रा, री, रे। विभक्ति चिन्ह क्या होती है, का, की, के। ठीक, अब देख लो संबंध तत्पुरुष में, अब देख लो, अब मेन चीज और सब में वही लिखना है कि इसका लोप हो जाता है, और इसका लोप हो जाता है। अब इसके उदाहरण देख लो, उदाहरण। अब देखो संबंध तत्पुरुष के जो उदाहरण होंगे ना, वो होंगे कि जैसे लिख लो सेनापति, जैसे लिख लो सेनापति, ठीक, सेनापति होगा। ठीक, और लिख लो जैसे माधव, माधव, ठीक, माधव लिख लो, और लिख लो जैसे पराधीन, पराधीन, ठीक, इन्हीं से समझ जाओगे। अब देख लो जैसे लिखा है सेनापति, सेनापति, तो सेनापति का मतलब क्या होगा, यानी कि सेना का पति। अब उस पति से मत लगा देना, बाय और पति, ठीक है। सेनापति का मतलब होता है नायक, सेनापति का मतलब क्या होता है, नायक, ठीक है। और अब आते जैसे लिखा है माधव, जैसे लिखा क्या है, माधव, ठीक है। तो ये क्या होगा, माधव, यानी कि इसे जब बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, माँ, यानी कि माँ का धव, माँ का धव, माँ का धव बनेगा। अब देख लो माँ का मतलब क्या होता है, माँ का मतलब होता है लक्ष्मी,
लक्ष्मी। और धव का मतलब क्या होता है? धव का मतलब होता है पति। धव का मतलब क्या होता है? पति। तो हमेशा याद रखना, और ये चीज हमेशा याद रखना, माधव अगर आ जाए ना तो माधव एक तो क्या होता है, श्री कृष्ण की पर्यायवाची होती है, श्री कृष्ण की। और श्री कृष्ण के जितने भी पर्याय होते हैं वो किनके होते हैं? वो होते हैं विष्णु जी के। वो किनके होते हैं? वो होते हैं विष्णु जी के। ठीक, तो हमेशा याद रखना, माँ यानी कि माधव का मतलब क्या होता है? माँ लक्ष्मी। और धव का मतलब क्या होता है? पति। यानी कि लक्ष्मी के पति को क्या कहते हैं? माधव। ठीक है, यानी कि माँ का धव। ठीक है, बहुत अच्छे से इसे क्लियर कर लेना। ठीक है, वोकैब भी आप लोगों की इसी के साथ साथ देखो चली जा रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है पराधीन। पराधीन का मतलब क्या होता है? यानी कि पर के अधीन, पर के अधीन, पर के अधीन। देखो, पर के अधीन का मतलब, पर मतलब क्या होता है? दूसरा। पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब होता है दूसरा, यानी कि दूसरे के अधीन को हम क्या कहते हैं? पराधीन। ठीक है, पराधीन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे डाल लो नेक्स्ट हेडिंग, और नेक्स्ट हेडिंग है हम लोगों की अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष, यहीं से तत्पुरुष समाप्त हो जाएगा। अब डाल लो अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, देखो अधिकरण तत्पुरुष जो होता है उसकी जो विभक्ति चिन्ह होती है, अधिकरण, अधिकरण की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? वो होती है में और पर। में और पर, इन्हीं का क्या हो जाता है? लोप। तो वहीं पे कौन सा समास बन जाता है? वहां पे बन जाता है अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, वहां पे क्या बन जाता है? अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे जैसे लिख लो, जैसे स्नेह मग्न, स्नेह मग्न, स्नेहमग्न, और स्नेहमग्न हुआ। और दूसरा लिख लो जैसे गृह प्रवेश, जैसे लिख लो गृह प्रवेश, गृह प्रवेश। ठीक, गृह प्रवेश। और लिख लो, और लिख लो जैसे विद्या प्रवीण, विद्या प्रवीण। ठीक, विद्या प्रवीण। अब देख लो स्नेहमग्न जो है, स्नेहमग्न जो है तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा स्नेह में, स्नेह में मग्न। स्नेह का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्यार या प्रेम, यानी कि प्रेम में मग्न को क्या कहते हैं? स्नेह मग्न कहते हैं। ठीक है, अब आता है गृह प्रवेश। गृह प्रवेश, अब गृह प्रवेश का क्या होगा कि घर में, यानी कि गृह में, गृह में प्रवेश, प्रवेश। और गृह का मतलब, गृह का मतलब क्या होता है? गृह का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घर। और एक चीज हमेशा याद रखना, ऐसे गृह नहीं लिख देना, गृह और गृह। देखो ये गृह पढ़ा जाता है, इसी गृह पढ़ा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नक्षत्र। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घर। ठीक है, इसका मतलब होता है घर। इसीलिए देखा होगा आपने, आपने लिखा होगा तो होता है क्या? गृहिणी। क्या लिखा होता है? गृहिणी लिखा होता है, गृहिणी। अब देखो गृहिणी क्यों लिखा होता है? इसीलिए लिखा होता है, यानी कि घर में वो कामकाज करती हैं। ठीक है, गृहिणी। तो हमेशा याद रखना, ये गृह का मतलब क्या होता है? नक्षत्र। और ये गृह का मतलब क्या होता है? ये होता है घर। तो हमेशा देखो ये वाले जो वर्ड आते हैं ये आते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों में, ये सब आते हैं। ठीक है, तो हमेशा शुद्ध वाला, यानी कि जो घर वाला जो गृह होगा वो कौन सा होगा? घर वाला। ये गृह इसको नहीं पढ़ना, इसको गृह पढ़ना। क्या पढ़ोगे? इसको गृह पढ़ोगे। ठीक, अब आते हैं जैसे विद्या प्रवीण लिखा, जैसे लिखा है यहाँ पे विद्या प्रवीण, यहाँ पे लिखा विद्या प्रवीण। तो इसका क्या करेंगे? इसका करेंगे विद्या में, विद्या में प्रवीण। और प्रवीण का मतलब क्या होता है? प्रवीण का मतलब होता है निपुण, निपुण, यानी कि विद्या में बहुत ही अच्छा, अच्छा प्रवीण। ठीक है, तो हमेशा याद रखना प्रवीण का मतलब शब्द अच्छे में और होता है। तो ये हुआ देखो तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास आज क्या हुआ? आज तत्पुरुष समास हुआ क्लियर। अब हेडिंग डाल लो यहाँ पे, यहाँ पे हेडिंग डाल लो कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अब ये जो कर्मधारय समास की क्लास होगी ये अगले वाले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, अगले वाले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। कर्मधारय, कर्मधारय में अंदर क्या होता है? कर्मधारय, फिर द्विगु, फिर ऐसे अव्ययी भाव। ठीक, टोटल जितने भी समास होंगे, टोटल सारे समासों को हम क्या करेंगे? बहुत ही विधिवत तरीके से पढ़ेंगे। अगर देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो वो क्या रहता है हमारे माइंड में, वो हमारे माइंड में रिपीट होता रहेगा, क्योंकि उसके वो वर्ड भी आएंगे और उसके भी आएंगे। और बाद में क्या होगा? बाद में एक दिन याद रखना, बाद में एक दिन
एक पूरा टेस्ट करवाएंगे जिसमें क्या होगा, जिसमें वर्णमाला, संधि और समास तीनों का समग्र होगा। क्योंकि तीनों चैप्टर जब हम क्लियर कर लेंगे ना, जब तीनों चैप्टर क्लियर कर लेंगे उसके बाद तीनों का हम क्या लेंगे, वो लेंगे टेस्ट, और वो लाइव टेस्ट लेंगे। ठीक है, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, वो एकदम लाइव टेस्ट होगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।